तमाजी जो ज्यादतियां होती है, उन ज्यादतियों के बाद एक नाम जो है हमेशा सबके सामने आता है। वो नाम है एडवोकेट महमूद पराठा का। और इस वक्त मुंबई आए हुए हैं। सर, अब कौन सा नया मसला आया जिसके लिए मुंबई आना पड़ा? ये एक मसला जो सबसे बड़ा है और जिस मसले की बुनियाद पर सारे मसले खड़े करने की ताकत अमित शाह जी, मोदी जी, मोहन भागवत जी, अडानी अंबानी और यूसुफ लीवी जैसे बेईमान लोगों में आ रही है, वो है चुनाव में जो ये चोरी की मशीन इस्तेमाल की, इससे वोट चुराए जाते हैं। आवाम किसी को भी वोट दे, वोट गिने किसी और पे ले जाते हैं। तो ये जो है संविधान के ऊपर सबसे बड़ा हमला है, जमहूरियत के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। और एक तरह से देखा जाए तो बेरोजगारों के साथ ज्यादती करने की ताकत कहाँ से है? इन मशीनों के जरिए। किसानों पे ज्यादती करने की और उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान न देने की ताकत कहाँ से है? इन्हीं मशीनों के झूठे वोटों की। चाइना को 4,500 किलोमीटर सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं, ये ताकत कहाँ से? और इस तरह की सारी ताकत कहाँ से आ रही है? क्योंकि पब्लिक का तो कोई जरूरत ही नहीं थी, इतना बड़ा खतरा है। तो ये बुनियाद के ऊपर, और आज क्योंकि 6 दिसंबर था, बाबा साहब की जो आज सालगिरह एक तरीके से उनकी डेथ एनिवर्सरी, बाबरी मस्जिद तो शहीद शहादत का दिन चुना 6 दिसंबर क्यों गया? क्योंकि ये संविधान बनाने वाले बाबा साहब का डेथ डे, इसीलिए 6 दिसंबर चुना गया। तो इसीलिए हमने ये सबसे मुनासिब समझा कि ये जो मशीनों के जरिए सबसे बड़ा हमला डेमोक्रेसी और संविधान पे है, तो ये सबसे मुनासिब दिन होगा। और कहाँ पर सबसे मुनासिब दिन होगा? जिस स्टेट में सबसे बड़ा धांधली कथी जो है की गई है, तो इसलिए मानते हैं कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ, अगर ये ईमानदारी से होता तो शायद जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट इसके बरक्स से होता, इसके उल्टा। तो कई तंजीमें हैं, कई एनजीओ हैं जिसको लेकर पिछले हफ्ते भर पहले जो है तुषार गांधी जी भी इस चीज को लेकर जो है आवाज उठा रहे थे। लेकिन क्या आपको लगता है क्या कि इतने सारे लोगों की आवाज का कोई असर इलेक्शन कमीशन में पड़ेगा? सवाल खुद पिट्ठू बना बैठा हुआ, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन से कोई गुहार गुजारिश लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने जा रहा। जब वो जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो कोई क्रिमिनल हो, कोई एक तरीके से अगर थोड़ा कड़ी जबान में बोलूं तो हड़का दिया उनके चिट्ठी, आप हर एक तरह से धमका दिया और वो चुप होकर बैठ गए, तो किसी और की बात को क्यों सुनना? मेरी बात सुनने के लिए मैं उन्हें मजबूर, क्योंकि मैं पहले चिट्ठी लिखता हूँ और उसके बाद जब वो जवाब नहीं देते, मेरी किसी चिट्ठी का जवाब नहीं देता है, फिर मैं अदालत में केस डालता हूँ और अदालत में जो भी मेरी चिट्ठी होती है उसमें सारी गलतियां अपनी मान के तब एफिडेविट दाखिल करते हैं। ये मेरा प्रोसेस। फिर हम सीधे बात नहीं करते, हम तो चुनाव आयोग के खिलाफ जाकर प्रदर्शन करते हैं, ये कहते हैं वो सबसे बड़े चोर जी वोटों के। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन की जाएगी वो ज्यादा कारगर होगी। अगर उनको चुनाव आयोग समझ के बात करेंगे तो चुनाव आयोग तो वो है नहीं, वो तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर है नहीं, वो तो गैर कानूनी तरीके से मोदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को एक तरह से खत्म करके उनको बना दिया है, जिसने इतना बड़ा एक तरीके से उनके साथ गैर कानूनी काम करके उन्हें बनाया है। उसके आगे तो वो तक रहेंगे। क्या लगता था सारे लंबे वक्त से चली को लेकर कई जगहों के महाराष्ट्र में तो कई जगहों पे विरोध प्रदर्शन हुए, कई गाँव ऐसे रहे जिन्होंने वोट दिया है कांग्रेस को और वहां से नुमाइंदा जो चुनकर आया है, जो उम्मीदवार है वो बीजेपी का। शरद पवार खुद जो है अपनी फैमिली से 62-64 वोट, तो उनको भी जो है शक हो गया कांग्रेस में 32 वोट मिले, जबकि पूरे दावे करते रही उनकी फैमिली के उनको इतने वोट। तो क्या लगता है ये रीत बदली जाएगी या लेकिन अब इसमें शरद पवार साहब को ये सोचना चाहिए कि वो सड़क पे क्यों नहीं रहते? क्या अजीत पवार जी ख्वाबो ख्याल में भी शरद पवार साहब से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं? यही इस बात का सबसे बड़ा सवाल। क्या शिंदे साहब, उद्धव ठाकरे जी से कभी मतलब सपने में भी कोई सोच सकता है? हो ही नहीं सकता ना ये, तो वो उनसे बड़े नेता हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या जो राहुल गांधी हैं, हैं लालन साहब हैं, लालू यादव जी हैं, अखिलेश यादव हैं, ये सब लोग एक तरफ, मायावती जी हैं, ये सब लोग एक तरफ, और मोदी जी और उनके तो ये अमित शाह जी हैं एक दूसरे मुकाबले में उनके, और नड्डा जी हैं, ये सब लोग इन सबसे बड़े हो जाएंगे। ये हो नहीं रहा ना, ये चोरी के वोटों से सब
इसका सबसे ज्यादा ताकत का सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी चीज पे होना चाहिए तो ये, और मैं ये मानता हूँ कि जो स्लीपर सेल्स हैं जैसे कांग्रेस के अंदर और ये जयराम रमेश साहब तो उन दो लोगों के नाम ही जाहिर करते हैं, और ये किसी ने देखा ये आरएसएस के एजेंट। अब भी जब बिल्कुल 26 मैंने 15 तारीख को प्रोटेस्ट किया था कांग्रेस के ऑफिस के, आपका नंबर है क्या कह के कि राहुल गांधी जी आप इन दोनों को बाहर निकालो, क्योंकि ये ईवीएम की लड़ाई में आप घोड़ा अटका रहे हैं, बार बार अटका रहे हैं, और आप आके लीड कर रहे हैं। तो 26 नवंबर को हालांकि भारत का चुनाव हार हमारी बात सुनी गई और खड़गे साहब ने ऐलान किया कि हम पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए आंदोलन करेंगे, राहुल गांधी जी लीड करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा जैसा कर। लेकिन पूरे स्लीपर सेल्स ने ताकत लगा के क्या अब चिट्ठी क्या लिखी है चुनाव आयोग को कि बहुत बड़ी धांधली तरह तरह के तरीके से हो रही है चुनाव में, लेकिन बात असल बात जो है वो उसको साइड लाइन असल जो है और लड़ाई जिस चीज की वजह से सारी खराब है, जो वोटर लिस्ट में भी धांधली की गई है, किस वजह से की गई है? क्योंकि महाराष्ट्र की जनता से उन्हें ये डर था कि जो बीजेपी के कार्ड वो बहुत छोटे हैं, उसके बाद 20% के जो चुराए हुए मशीनों के जरिए वो भी कम पड़ जाएंगे महाराष्ट्र की जनता को हराने के लिए। इसलिए उन्होंने ये जो गड़बड़ की है, इसलिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ की, इसलिए सारी वोटर लिस्ट की गड़बड़ है। लेकिन बुनियादी मुद्दा क्या है? वही मशीन। अच्छा, अगर हम मशीनों को हटवा लेंगे तो ये सारे चीजें उनके कोई काम नहीं है, और मशीनों को हटवा के वो वैसे ही चुनाव हार जाएंगे, ये सब गड़बड़ियां करने के बावजूद। ये बात वो जानते हैं, जैसे ही वो चुनाव हारेंगे, जो अभी सरकार आएगी वो ये सारी धांधलियों को नहीं सुधार सकती, वो ऐसे सुधार सकती है। मशीनों को सुधारने के लिए वोटर लिस्ट की धांधली काम नहीं आएगी। हाँ, मशीनें अगर सुधर जाएंगी, पेपर बैलेट से चुनाव हो जाएगा, तो ये सब धांधलियां कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि तब सरकार ही सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड क्या लेगी? चुनाव आयोग को चुनने का तरीका चीफ जस्टिस के समय पे उसके आपने देखा है कि वहाँ इस तरीके से जो 24 घंटे में माहौल बनाया गया, और माहौल बनाने के बाद जो 5 लोगों का मुसलमानों का जो है मर्डर हुआ, पुलिस ने जो है उन्हीं से जो है मारने की कोशिश की है, गोली पुलिस की उससे अज्ञात में चलती है, और उसे आपको नहीं लगता कि उसी में जो माहौल है, ये जो आगे की तैयारियां हो रही, ये 24 घंटे में कहीं बेटा जो है पूरा माहौल गड़बड़ कर दिया जाता है और हम ज्यादा मुसलमानों को गुजरना पड़ता है। ये फॉर्मूला यहाँ भी स्लीपर सेल ही काम कर रहा है ना, जो मशीनों के लिए गड़बड़ हो रही है। अब जैसे यूपी में कई लोगों ने मुझे अप्रोच किया, लेकिन जिस भी दबाव में आके उन्होंने मुझे वकील नहीं रखा और बल्कि केस ही नहीं डाला। हरियाणा में भी यही होता है, हरियाणा में भी मुझे करीब 8-10 लोगों ने कॉन्टेक्ट किया और बचा एक ही। खुद जो हरियाणा के स्टेट प्रेसिडेंट है वो भी आके वकालतनामा साइन करके, इतनी मेहनत करके हमने मेहनत करके उनकी पिटीशन बनाई, और उन्होंने कहा मुझे फाइल ही नहीं करना। यही काम संभल और दूसरी जगह पे होता है। ये समझने की बात, संभल के अंदर भी यही हो रहा है। जो स्लीपर सेल्स हैं, जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, जो संभल के लिए लंबे लंबे आंसू बहा रहे हैं, वो सब स्लीपर सेल्स हैं आरएसएस सब। इसमें कोई एक जो रामपुर के एमपी हैं, वो तो जो अंजनी कुमार हैं, उनके साथ उनकी फोटो भी प्रेस वालों ने आके मुझे दिखाई कि ये आदमी तो ये सारे अंजनी कुमार के साथ साजिश में शामिल है, संभल की सारी साजिश में। तो ये 2 रंगी चेहरे जो हैं, यही तो कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं, यही हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका सत्यानाश कर रहे हैं। तो संभल में भी कुछ लोग मेरे पास आना चाहते थे, उनको रोक लिया गया, क्योंकि मेरे पास आते ही इलाज होता। फिर मैं अंजनी कुमार हूँ, चाहे उनके राजनीतिक आका हूँ, मैं तो सबसे पहले उनके ही खिलाफ केस करता। किसी की जुर्रत और हिम्मत ही नहीं है ना ये बात बोलने की। हाँ, ये जैसे जो आपका काम है ना, वो सारे हमारे लीडर भी करने लगे हैं, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करने लगे हैं, रिपोर्टिंग का काम करते हैं। रिपोर्टिंग तो आप लोग इतनी उनसे ज्यादा बेहतरीन करो, इसका सोल्यूशन क्या करेंगे? नहीं, चलिए मैं उनको ईमानदार मान रहा हूँ, वो तो है सब आरएसएस के बेईमान एजेंट। जो भी आदमी कुछ कर नहीं रहा, रिजल्ट नहीं ला रहा, वो सब आरएसएस के तो एजेंट हुए। लेकिन वो कर क्या रहे हैं ये देखिए। अगर वो ईमानदार भी होते तो सिर्फ बता ही रहे ना संभल में जुल्म हुआ, ये तो आप लोगों का काम है ना, जुल्म ज्यादती हाईलाइट करना। नेताओं का काम हो उसको रोकना, कलाई पकड़ना कानूनी और संवैधानिक तरीके से। वो पकड़ी किसी ने, जब तक उनके खिलाफ केस ही नहीं करोगे तो होना क्या है? कुछ नहीं। एक केस मैं कर रहा हूँ सिर्फ, उसमें भी पूरे संभल को लेकर ओवरऑल इन सब केसेस में। मैं मथुरा मस्जिद का केस कर, उसमें आपने कभी इतना बड़ा कोई हंगामा सुना है? जबकि वो
योगी जी, पूरी आरएसएस और सारी बीजेपी लगी हुई है। बाबरी मस्जिद के केसेस में 2 फरीक लगाए थे आरएसएस और बीजेपी, सिर्फ 2। ध्यान व्यापी के केस में 1 या 2। मथुरा मस्जिद में, क्योंकि मैं वकील हूं, तो आप अंदाजा लगाइए कितने। एक तो यही टीम है जो खंबल के केस में है, ज्ञान व्यापी के केस में है, और दूसरे केसेस में एक तो यही टीम है जो हरिशंकर जैन साहब की और उसके। हाँ, ये टीम भी है इसमें मथुरा में। इनके अलावा ऐसी ही 17 टीमें और लगा रखी हैं, 17, फिर भी कंट्रोल में है। तो वजह क्या है? क्योंकि हम ईमानदारी से और मेहनत करके केस लड़ते हैं। ये लोग सारे केस हारने के लिए ही लड़ते हैं, इसलिए हारते ही हैं। ये है बुनियादी वजह। जब तक हमारा समाज इस बात को नहीं समझेगा कि 100-200 लीटर ये सब आरएसएस के हाथों में आ चुके हैं। ये अभी तो देखिए, जो इल्जाम एक पे लगते थे, वही वो इल्जाम अब दूसरे पे लगा रहे हैं। सज्जाद नोमानी साहब पे वही इल्जाम लगा रहे हैं जो इल्जाम कभी इन पे लगते थे। तो क्या किया आरएसएस ने? दूसरी टीम खड़ी कर दी। ये कांटे से कांटे को निकालने का डायलॉग याद है आप लोगों को, जो वाजपेयी साहब ने बोला था? तो किसी को हम कहते हैं ये सॉफ्ट फेस है, ये हार्ड फेस है। कुछ फेस नहीं है, सब है एक सिस्टम के तहत। वो संगठित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे टॉप लीडरशिप सब बिक चुकी है। जैसे ही हम इस टॉप लीडरशिप को हटा ईमानदार लोगों को आगे करेंगे, ये हालात मुश्किल हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, सोल्यूशन होगा। मथुरा मस्जिद का एग्जांपल इसका सबसे बड़ा है। हाई कोर्ट ने वहां सर्वे का ऑर्डर किया था, हम लोगों ने तुरंत जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे करा ही रखा ना, और आज तक हमने अपनी जमीन होल्ड कर। काफी सवाल है मेरा आपका, ईवीएम को लेकर क्या मुतालबा, क्या होना चाहिए? कोई मुतालबा नहीं है। पेपर बैलेट से सीधा जो भी इसी को ही बेहतर कर दिया। जो भी आदमी ये कहता भी है, सजेशन भी करता है, जी, या तो वो बेवकूफ है, या उसको समझ नहीं है, या वो आरएसएस का एजेंट। जो भी नाम भी लेता है, जो मशीन का नाम ही लेता है, किसी भी तरीके से इसको सुरक्षित बनाने, वो सब बेवकूफ है, नासमझ है, या फिर आरएसएस का एजेंट। तीसरी चीज कोई है ही नहीं। पेपर बैलेट से कानूनी है, सेक्शन 59, 61 कहते हुए आज भी भारत का कानून ये कहता है कि पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। मशीनों पे अगर कोई खास वजह इलेक्शन कमीशन बताए तो 1-2 जगह पे खास वजह बचा के मशीन से चुनाव हो सकता, वरना हो ही नहीं सकते चुनाव। पूरे देश में हो रहे हैं, तो ये बात भी हमने आके उजागर की थी ना, वरना सब लोग मशीनों को ठीक कर लो, वीवीपैट की ये पर्चियां गिनती कर लो। भाई वीवीपैट की अगर 100% गिनती करनी है तो फिर ये 1.5-2 लाख की मशीनों का लफड़ा बीच में क्यों डालना है, झगड़ा क्यों बीच में डालना है? सीधे सीधे पेपर बैलेट तो गिनो ना, उसी से मतलब इतना। ये कोई मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो यही पता है, किसी को नहीं पता। बहुत छोटी चीज है। सीधे आदमी जाएगा, अपनी आंखों से हाथ से फील करेगा अपना वोट, ये लगाया, ये यहाँ पे डालेंगे, वो वहां जाएगा, फिर वो वहां जाएगा, इलेक्शन कमीशन आएगा, एसएलयू डालेगा, माइक्रोचिप्स लगेंगे, ये लगेंगे, इसमें शक होगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि वो बीईएल में जाके चेक होगा। ये सब की जरूरत क्या है जब अल्टीमेटली आपको गिनना ही है, गिनना है, वही चीज का ये सिंपल नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, या तो बेवकूफ है, या नादान है, या आरएसएस के एजेंट है, जो नाम ही लेते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आपका कीमती समय हमें मिला। तो ये थे महमूद सुरैचा साहब। आपने कई मामलों में जो है इनको जो है सीधे सीधे हुकूमत से जो है लड़ते हुए देखा है, और आज जो बातचीत हुई है बहुत अहम रही है। तो जरूर सुने, देखें, अपने राय मशवरे भी दें, और ईवीएम को लेकर जो है आपके अपने ख्यालात हैं। शाहिद अंसारी, बॉम्बे न्यूज़, मुंबई।